चैप्टर नंबर 11 हमने कल संडे की क्लास में बच्चे कम थे तो हमने मैक्सिमम जितना हमसे हुआ हमने वो कर लिया। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में एक टेबल बना के देने वाला हूँ। अगर आपको ये टेबल आता है चैप्टर 11 में तो आपके तकरीबन आधा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। वो टेबल में मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की कंडीशन। क्वेश्चन था चैप्टर 10 से। बेटे मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दे, लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। प्रोसेस कंडीशन in term of first law of thermodynamics। ठीक है, फॉर्मूला, ओके, और ग्राफ। हाँ जी, प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम सुना होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। उनका कहना था कि टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो होगा और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। क्योंकि अगर एक चीज कांस्टेंट हो तो उसका चेंज जीरो होता है। बेटे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? बेटे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है in which no heat enter or leave the system, in which no heat enters or leaves the system. This is called adiabatic process. ठीक है बेटे, आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोबैरिक, a process in which pressure remains constant, in which pressure remains constant and change in pressure is zero, and change in pressure is zero. बेटे आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोकोरिक। बेटे आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, in which volume remains constant and change in volume is equal to zero. हमारी बुक में ये दो प्रोसेस डिस्कस है, ये वाले दो डिस्कस नहीं है, लेकिन ये दो भी आपको आने चाहिए। इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, अब आप सब बच्चों को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q is equal to delta U plus W। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। This is first law of thermodynamics. Heat energy is converted into internal energy and some part of energy goes into work. Q is equal to delta U plus W. When we are talking about write the first law in term of isothermal process, तो isothermal में delta U जीरो है, तो अगर मैं इसमें delta U को जीरो लिखूं तो Q किसके इक्वल आ जाएगा बताएं? जब मैं delta U को जीरो लिखूंगा तो Q W के इक्वल आ जाएगा। Q is equal to W। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, माइनस Q is equal to माइनस W। जिसमें W पॉजिटिव है, जिसमें W पॉजिटिव है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जिसमें W नेगेटिव है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट अब्सॉर्ब होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट लॉस होगी। When in adiabatic process, when Q is equal to zero, in adiabatic process Q is equal to zero। अगर मैं फर्स्ट लॉ में Q को जीरो कर दूं, ये Q अगर जीरो कर दूं, देखिए फर्स्ट लॉ, अगर फर्स्ट लॉ में Q की जगह जीरो लिख दूं, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा U प्लस W। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर डेल्टा U को इधर ले आए, तो ये W ये इधर ये आ जाएगा। कुछ कहेंगे नहीं सर W को इधर ले आए। जब मैं
इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टैंड? अगर आप देखें तो जिसमें वर्क पॉजिटिव है वो हमेशा एक्सपेंशन होता है, क्योंकि वर्क होता है पी डेल्टा वी। वर्क पॉजिटिव होने का मतलब एक्सपेंशन है, वॉल्यूम में इंक्रीज आया। कल मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, पी डेल्टा वी। तो जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसके साथ माइनस आ रहा है। और जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, नेगेटिव साइन शो करता है कंप्रेशन को, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये दोनों एमसीक्यूज हैं, बड़े अच्छी तरह करने हैं आप। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये किसको शो कर रहा है? एडियाबैटिक जिसमें W पॉजिटिव है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और जिसमें नेगेटिव है वो क्या है? दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, अच्छा। उसके बाद बेटे अगली बात जरा सुनिएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और इसमें जो W है ये किसके इक्वल होता है? दिस W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा करें, आप P की जगह 0 लिख दें। नहीं बेटे, मैं P की जगह 0 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि बेटे P कांस्टेंट है, डेल्टा P 0 है, यहाँ पे डेल्टा P नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहे देंगे आप। ठीक है? और जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा V 0 होगा। जब इस डेल्टा V की जगह 0 आएगा तो फर्स्ट लॉ क्या बनेगा बताएं? डेल्टा V की जगह 0 आ जाएगा, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा U के। Q इज इक्वल टू डेल्टा U। सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वर्क होगा ही नहीं। तो पहला एमसीक्यू जो मैं आपको इस टेबल से, मतलब इस टेबल में सारी एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू जो मैं बताने वाला हूँ वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन 0 होता है। तो बेटे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा V 0 होगा, डेल्टा V 0 होगा, तो वर्क 0 आ जाएगा, Q डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस टेबल में हर एक ब्लॉक एक एमसीक्यू है। अगर कहा जाए राइट आइसोकोरिक इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ तो ये है, राइट आइसोबैरिक इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ तो ये आंसर है, राइट एडियाबैटिक इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ तो ये आंसर है, राइट आइसोथर्मल इन टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ तो ये आंसर। नाउ हम बात करते हैं फॉर्मूला की। बेटे आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट, N और R तो वैसे ही कांस्टेंट है। एडियाबैटिक में Q 0 है, तो बेटे यहाँ पर अगर आपको याद है उसको लिखेंगे PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये गैमा किसके इक्वल होता है? CP ओवर CV। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया था, मोलर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो कि साउंड ट्रैवल एडियाबैटिक लेप्लेस ने कहा था, और उसने ये वाला गैमा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। When the process is isobaric, then pressure is constant। जरा देखिए जनरल गैस इक्वेशन में PV is equal to nRT। nR भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, V1 over V2 is equal to T1 over T। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट होगा। चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक प्रोसेस है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है? और जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एनआर भी कांस्टेंट है, P और T बच जाएंगे। सो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 ओवर T। ठीक है? ये ग्राफ आपने याद रखना है बस। अब जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन PV के इनवर्स होगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताएं? प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स, इसका ग्राफ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV ग्राफ कैसा होगा? एडियाबैटिक में ये ग्राफ शार्पली नीचे आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है? ये स्लोली नीचे आ रहा है, ये शार्प नीचे आ रहा है। इस एक्सपोनेंट की वजह से शार्प प्रोसेस होगा। अगर आपको याद हो, साउंड का ट्रैवल होना एक रैपिड फिनोमेना है, और रैपिड फिनोमेना में प्रेशर और वॉल्यूम में जो ग्राफ है वो इनवर्सली होता है, लेकिन डिक्रीज बहुत शार्प होती है।
जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यही प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसे बनेगा? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यही प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनेगा ऐसा। प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट ग्राफ इस तरह का होगा, प्रेशर वाली लाइन कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बेटे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन, अब वॉल्यूम वाली लाइन स्ट्रेट। तो आप मुझे देख के बताएं किस, मैंने कल बताया था एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव यू वर्क डन, तो किस ग्राफ के अंडर एरिया ज्यादा है? ये देखिए, इसके एरिया अंडर ग्राफ ये होगा, ये वाला इतना हिस्सा, इसका एरिया अंडर ग्राफ ये वाला होगा इतना हिस्सा आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक के एरिया अंडर कर्व बहुत ज्यादा है। आइसोकोरिक का तो एरिया अंडर कर्व है ही नहीं, एरिया साइड कर्व नहीं लेते, एरिया अंडर कर्व लेते हैं। तो आप देख आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वर्क किसमें है? सबसे ज्यादा वर्क है आइसोबैरिक में। आइसोबैरिक का वर्क सबसे ज्यादा होगा, फिर एडियाबैटिक का वर्क होगा, सॉरी फिर एडियाबैटिक का नहीं होगा, सबसे ज्यादा होगा आइसोबैरिक का, फिर आइसोथर्मल का, और फिर एडियाबैटिक का। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखिए सबसे ज्यादा वर्क होगा आइसोबैरिक में, और फिर उससे ज्यादा किसका होगा? आइसोथर्मल का, और उसका उससे ज्यादा मतलब सबसे कम किसका होगा? एडियाबैटिक। सही हो गया? तो ये आपने याद रखा, ये ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर। तो ये ग्राफ से रिलेटेड ये पॉइंट्स बेटे मैंने आपको बताए हैं, ये आपने याद रखने हैं। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। सर ये टेबल में जो दूसरा कॉलम है इसकी हेडिंग क्या है ऊपर? दूसरे की कंडीशन, कंडीशन स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक टॉपिक है चैप्टर 11 का जिसका नाम है मोलर स्पेसिफिक। ये आपने कई बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी उन्होंने पढ़ा होगा। मोलर स्पेसिफिक जिसको हम सी से शो करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin। 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन करने वाली हीट को हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है Q = mc डेल्टा T। इसमें ये जो C है दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक एंड डेल्टा T। इसमें ये Q हीट सप्लाइड है, इसमें ये n नंबर ऑफ मोल्स है, और इसमें ये डेल्टा T टेम्परेचर है। This C is called molar specific। इस Q का यूनिट होता है जूल, N का मोल और T का केल्विन, तो इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, मोलर स्पेसिफिक। मोलर स्पेसिफिक हीट की बेटे वहां पर दो टाइप्स है। एक को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको बोलते हैं सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? QP = NCP डेल्टा T। QP = NCP डेल्टा T। अगर Q NC डेल्टा T है तो QP NC डेल्टा T है। जब मैं इसको फर्स्ट लॉ की फॉर्म में लिखूंगा, फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q = डेल्टा U + W। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Q की
जगह QP आ जाएगा, एंड CP डेल्टा T, डेल्टा U और W पे आ जाएगा, जगह आ जाएगा P डेल्टा ओके। अच्छा बेटे, CV क्या होता है? CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बेटे आपको अच्छी तरह पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV किसके इक्वल होगा? NCV डेल्टा T। यहाँ पर P आया, यहाँ पर V आ जाएगा, ये V नीचे है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और जब मैं इसको फर्स्ट लॉ की टर्म में लिखूंगा तो फर्स्ट लॉ क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W, WP डेल्टा V है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, और जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो सारी की सारी जो हीट है, जिस Q की जगह मैं लिख सकता हूं NCV डेल्टा T, ये QV है, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले बेटे आपने याद रखने, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारी बुक ने इस एक्सप्रेशन से फॉर्मूला प्रूव किया है, मैं आपको प्रूव नहीं करवा के दे रहा, लेकिन आपने याद रखना है CP माइनस CV का डिफरेंस जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल। CP माइनस CV इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। ये फॉर्मूला ये शो करता है कि CP हमेशा CV से बड़ा होगा, क्योंकि CV की कोई भी वैल्यू आप पुट करें उधर जाके ऐड होगी, तो R में जब CV ऐड होगा तो CP की वैल्यू बढ़ी जाएगी। बेटे CP भी CV से बड़ा होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट भी आपको ज्यादा सप्लाई करना पड़ती है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आप हीट सप्लाई करेंगे उसमें इंटरनल एनर्जी वर्क दोनों में जाना है, और यहाँ पर हीट ने सिर्फ इंटरनल एनर्जी में जाना है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी। और लेकिन दोनों में इंटरनल एनर्जीज इक्वल होती है, प्रेशर पे भी और वॉल्यूम पे भी। आप बोलेंगे सर इंटरनल एनर्जी क्यों इक्वल होती है? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे भी आपने 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करना है, लेकिन इसमें वर्क होगा। इसमें भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करना है, लेकिन इसमें वर्क नहीं होगा। लेकिन दोनों में 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन करना है तो दोनों में इंटरनल एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर से देखते हैं। तो ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है बेटे, ठीक है। आपसे अक्सर क्वेश्चन कर लिया जाएगा, जिस तरह मैं आपसे कहता हूं कि अगर CV की वैल्यू 5R/2 है, ये MCQ है, अगर CV की वैल्यू 5R/2 है तो बताएं गैमा की वैल्यू क्या होगी? अगर CV की वैल्यू 5R/2 है तो गैमा की वैल्यू क्या होगी? बेटे गैमा होता है हमारे पास CP/CV, CP/CV। आप बोलेंगे सर आपने CV तो बता दिया, CP तो बताया नहीं। CP किसके इक्वल आएगा? देखिए इस फॉर्मूले से CP इज इक्वल टू R प्लस CV, तो CP की जगह आ जाएगा R प्लस CV ओवर CV। यहाँ पर क्या आ जाएगा? गैमा R, और CV की वैल्यू क्या है? 5R/2, और इस CV की वैल्यू भी क्या है? 5R/2। इधर क्या आ जाएगा? 7R/2 ओवर 5R/2। R/2 से कैंसिल, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। अब आपको ग्राफ के जरिए भी ये पता होना चाहिए कि किसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, किसकी कम है। जिस तरह बेटे मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, जरा देखिए, मैं इस ग्राफ में प्लॉट करता हूँ Q को, और यहाँ पे प्लॉट करता हूँ T को, और मैं ये 2 ग्राफ बना रहा हूँ, ये 1 और ये 2। आप देखकर बताएं कि किस सब्सटेंस की मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, 1 वाले की या 2 वाले की? बताएं। राइट आंसर 2 वाले की। C1 C2 से बड़ा है या C2 C1 से बड़ा है? बताएं। C2 से। हाँ, अगर आप देखें तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल है? Q ओवर n डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल है बताएं? Q ओवर n डेल्टा T। बेटे अगर आप देखें तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q ओवर डेल्टा T के, तो जिसके क्रॉस Q ज्यादा होगा, जिसके क्रॉस Q ज्यादा होगा उसके अक्रॉस मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, जिसके क्रॉस Q ज्यादा होगा उसके क्रॉस मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा। तो Q किसके क्रॉस ज्यादा है? 1 वाले के क्रॉस Q ज्यादा है, और टेम्परेचर कम है,
तो जिसकी Q देखिए Q ओवर डेल्टा T की रेशियो C की इक्वल है ना, तो Q बड़ा हो डेल्टा T कम हो, तो 1 वाले की मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी 2 वाले से। तो राइट ऑप्शन हमारे पास पहली वाली आ गई। इसी तरह बेटे मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट को आप यहां से भी निकाल सकते हैं, C is equal to Q, this heat is equal to I square RT। याद करें आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। हीट एनर्जी हीटिंग इफेक्ट चैप्टर 13 में लिखा हुआ है आपकी बुक में, Q इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसमें ये I स्क्वायर R पावर है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट को आप पावर से भी निकाल सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर n डेल्टा। ओके, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट से रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको पता होने चाहिए। बेटे अगर फॉर्मूला हो ना, अगर फॉर्मूला में यूं लिखूं Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, तो बेटे अब इस C को मोलर स्पेसिफिक हीट ही बोलेंगे। ये वाली C सिर्फ क्या है, स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें m आ गया m। जब n आता तो मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते, जब m आएगा तो बेटे इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। दिस इज नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट। और बेटे इस फैक्टर में ये जो mc है, दिस mc is equal to Q over delta T. This mc is called heat capacity. This mc is called heat capacity. तो ये तीन टर्म्स मैंने आपको बताई हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये है Q over m delta T। यहां से C रद्द करें तो Q over m delta T स्पेसिफिक हीट, और इसमें ये जो mc वाला फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटे, इसको मैं रेज करने लगा हूं, व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले ली। हीट इंजन, बेटे हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को which convert heat energy into mechanical energy, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। हीट इंजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स जो कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे होता है T1, विच सप्लाई हीट, जो हीट सप्लाई करे किसको, वर्किंग सब्सटेंस को। वर्किंग सब्सटेंस गाड़ी का इंजन, वर्किंग सब्सटेंस जिसने वर्क करना है, ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करे, ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट को किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड यूजफुल वर्क। और जो रिमेनिंग हीट है उसको सिंक के जरिए, जो रिमेनिंग हीट है सिंक जिसको आप लो टेम्परेचर रेजर्वायर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर कम होता है, सिंक के जरिए Q2 को रिजेक्ट कर दिया जाए। सिंक क्या करेगी, Q2 को रिजेक्ट कर देगी। तो Q1 क्या है, हीट सप्लाइड, Q2 क्या है, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, Q1 is the heat supplied, Q2 is the heat rejected, और this W is work। तो हीट इंजन कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ को एक्सपेल कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला W किसके इक्वल होगा, मैकेनिकल वर्क किसका निकालेंगे आप, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस हीट इंजन के ऊपर है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एंटायर हीट इनटू वर्क, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट भी होगी। क्लॉजेस, ये केल्विन स्टेटमेंट है जो मैंने बताया, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर।
क्लॉजेज एक साइंटिस्ट है जो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप हीट को सिंक से सोर्स की तरफ लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि देखें सोर्स हाई पे है, ये लो पर है, तो हाई से लो तो टेम्परेचर ने हीट ने जाने जाना है, एनर्जी ने जाने जाना है। अगर आप लो से हाई लेके जाना पड़ेंगे फिर आपको वर्क मिलेगा नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो हीट इंजन का रिवर्स होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये देखिए, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हमें सिंक से सोर्स की तरफ जाना पड़ता है। तो बेटे जब मैं सिंक से सोर्स की तरफ जाऊंगा तो सिंक कहां पर है, लो टेम्परेचर पे। तो बेटे जब मैंने लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मुझे वर्क मिलेगा नहीं, I have to do work. I have to do work. अगर मैंने सिंक से किस तरफ जाना है, T1 की तरफ जाना है। अगर मैंने सिंक से हीट को कहां पर लेके जाना है, सोर्स पर लेके जाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो ऑपोजिट ऑफ द हीट इंजन इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। अब बेटे आपने इसमें कॉर्नेट इंजन हो गया, ये टॉपिक्स हो गए, ये थ्योरेटिकल आर्टिकल। आपने सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। हीट इंजन का पहला फॉर्मूला, परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आउटपुट वर्क over input heat multiply by 100, percentage efficiency W over Q1 multiply by 100, W over Q1 multiply by 100। ये W किसके इक्वल था, Q1 माइनस, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला W किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 over Q1 multiply by 100। Q1 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 माइनस Q2 by Q1 multiply by 100। सेकेंड फॉर्मूला। और हीट की जगह आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं क्योंकि हीट रिजेक्ट होगी T2 से। दिस फॉर्मूला इज आल्सो रिटन एज 1 माइनस T2 by T1 multiply by 100। So you have to remember these 3 formulas। क्या आप एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हीट सप्लाइड Q1 है, हीट रिजेक्ट Q2 ये गिवन हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हो तब भी निकाल सकते हैं। जो गाड़ियां मार्केट में क्लेम करती हैं आगे कि हमारी गाड़ी ज्यादा एफिशिएंट है, वो पता क्या करते हैं, वो ज्यादा यूजफुल वर्क करके देते हैं, कम फ्यूल बर्न करके ज्यादा यूजफुल वर्क करके दे रही होती है। ऐसी गाड़ियों की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कई आपने गाड़ियां देखी होंगी जो एवरेज देती है 20 किलोमीटर पर लीटर, कुछ 23 की, कुछ 10-11 की देती है। तो ये डिपेंड करता है हीट इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर कि वो कितनी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मेरा आपसे कुछ सवाल है, बताएं अगर T2 0 केल्विन पर होगा, T2 की जगह जब मैं 0 लिखूं तो एफिशिएंसी मुझे क्या मिलेगी, 100%। 100%। बट दिस इज इम्पॉसिबल, सिंक को 0 केल्विन। आप मुझे बताएं, आपकी गाड़ियां हीट रिजेक्ट करती हैं, वो हीट रिजेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर को, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 केल्विन है क्या, नहीं। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो इंजन 100% एफिशिएंट हो सकता है if T2 is 0 केल्विन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं हाउ आप एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताएं, T2 को T1 को किसको बढ़ाना पड़ेगा, किसको कम करना पड़ेगा, बोले। T1 को कम करना पड़ेगा और T2 को बढ़ाना। गलत, इन्होंने बोला सर है T2 को कम करना पड़ेगा T1। हाँ जी शाबाश बेटे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दिस इज नेगेटिव साइन। 1 माइनस होगा एक छोटी चीज से तो आंसर बड़ा आएगा। मतलब आपको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए T2 ओवर T1 के फैक्टर को कम करना है, तो इस फैक्टर को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T1 को बढ़ाना पड़ेगा और T2 को कम करना पड़ेगा, ताकि इस फैक्टर का आंसर छोटा है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा आंसर छोटा आएगा, और जितना T2 ओवर T1 का आंसर छोटा आएगा उतना 1 माइनस T2 ओवर T1 का आंसर बड़ा आएगा और उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने हीट सप्लाई ज्यादा करनी है, हीट रिजेक्ट कम होने देनी है, ताकि ये वाला फैक्टर छोटा हो
और जब छोटा फैक्टर 1 से माइनस होगा तो आंसर बड़ा आएगा। आप मुझे खुद बताएं 1 माइनस 0.2 0.8 आएगा, 0.8 मल्टीप्लाई 0.80%। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर बच्चे ये चीज गलत करके आ जाते हैं। तो आपको परसेंटेज एफिशिएंसी से रेलेवेंट इस तरह की बातें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। आपकी बुक के अंदर एफिशिएंसी के 4 से 5 न्यूमेरिकल है, बड़े सिंपल। तो आपने वो न्यूमेरिकल्स कर लेने, आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपके पास, ठीक है बेटे। इसके बाद पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आता। सिर्फ ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये हमारी बुक में थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में लिखा है। अक्सर इसमें ना ये कन्वर्जन आ जाती है, थर्मोडायनामिक स्केल। बेटे ये कन्वर्जन तो आप सारों को पता होंगे, डिग्री से C माइनस 0/100, C माइनस 0/100, F माइनस 32/180, सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे जाना है, फॉरेनहाइट से केल्विन में कैसे जाना है, K माइनस 273/100। ये कन्वर्जन है जिससे आप सेल्सियस से फॉरेनहाइट से केल्विन में जा सकते हैं। अगर आपने चेंज फाइंड करना है डेल्टा C/5, ये फॉर्मूले चेंज फाइंड करने। अगर आपने केल्विन का चेंज फाइंड करना है, अगर आपसे कहता है कि फॉरेनहाइट में चेंज 45 है तो डेल्टा F की जगह 45 है तो डेल्टा K निकालना, ठीक है। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में आपने याद रखना है कि एक हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है जिसका फॉर्मूला है Q1/Q2 is equal to T1/T। T1 इस टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहा हूं और इस टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहा हूं। जिसका मैं आपसे कहता हूं, आपसे सवाल करता हूं कि जब हीट सप्लाई मैंने 100 जूल किया है तो टेम्परेचर था 273 केल्विन। तो जब हीट 50 जूल होगी तो फिर टेम्परेचर T2 कितना होगा, यहां से आप T2 निकालो, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन द थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट में आपने याद रखना है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, डेल्टा S, जिसका फॉर्मूला होता है हीट अब्सॉर्ब और रिजेक्टेड डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा Q/डेल्टा T। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला। बेटा एक मिनट रुकिए जरा, दूसरी वाली कल, अच्छा कल क्या, कल किस हाँ जी बेटे, मैं आपसे कह रहा था कि ये एंट्रोपी डेल्टा S है और एंट्रोपी होती है डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q/T, ठीक है। एंट्रोपी का यूनिट है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। यहां पर आपको 3 बातें याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूं। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था 6-7 स्टेट फंक्शन कल के लेक्चर में बताए थे, UHSPTVG। एंट्रोपी उनमें से एक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपने पॉइंट याद रखनी, जब भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो
एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में डेल्टा Q 0 होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी 0, ठीक है। लेकिन एंट्रोपी वाला टॉपिक भी एंड-टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड-टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन, तो इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 11 का थोड़ा सा पोर्शन रहता था, ये कंप्लीट है, तो दैट्स ओवर। आपका लेक्चर फर्स्ट ईयर भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आप अच्छे से सेकंड ईयर की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड ईयर पेपर्स में। सवाल